क्या होता है? बोलो, व्हाट इज अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग? Income to be recorded as and when earned rather than as and when received. Expenses to be recorded as and when incurred rather than as and when paid. So accrual basis of accounting would be the basis of accounting for your entire financial statement except cash flow statement. कैश फ्लो में अक्रूवल नहीं होता है, कैश फ्लो में मूवमेंट ऑफ कैश होता है. So except cash flow, तुम्हारा पूरा financial statement would be on accrual basis. That is what we call normal mercantile basis. इसके अंदर कुछ नया सीखने जैसा? अब आया मेन चीज, मटीरियलिटी. क्या होता है मटीरियलिटी? मतलब क्या? Users of financial statement. So everything or anything is material if the disclosure of which will impact the decision making of the users of financial state. यही हम बोल रहे थे अभी तक, यही हमको पता मटेरियलिटी के रिलेट. यस, लेकिन मटेरियलिटी में और भी बहुत कुछ है. क्या है बताओ? इतना ही नहीं पढ़ा तुमने ऑडिट में मटेरियलिटी, तुमने बहुत कुछ पढ़ा. अच्छा, कौन से फॉर्म से है? हाँ, तो तुम्हारे तो बेंचमार्क मस्त होते हैं. कितने रेंज होते हैं? 3 लेवल होता है, 3 लेवल. सोच रहा हो 3 लेवल होते हैं ना? एक एक लेवल बेस्ड ऑन या रेवेन्यू. बराबर है, तो रेवेन्यू या टोटल एसेट लेके रेंज निकालते हैं, सर्टेन परसेंटेज अप्लाई करते हैं. उस वैल्यू के ऊपर वाला सब मटेरियल, उस वैल्यू के नीचे वाला इमटेरियल. बराबर. परसेंटेज कौन देता है? हम लोग, मतलब तू तो नहीं है उसमें. हाँ, तो हम लोग क्यों बोलता है? तो ऐसा बोलना, हमारे सीनियर्स असेस करते हैं और वो देते हैं. फिर भी रेंज क्या होता है? 3 to 5%. ठीक है, 3 to 5% आइदर टोटल एसेट्स या रेवेन्यू एज द केस में. कभी प्रॉफिट को टच करते हो? टोटल एक्सपेंसेस. हाँ ठीक है, फिर उसके बाद परसेंटेज अप्लाई किया तो एक वैल्यू आया. लेट से वैल्यू आता है 50 करोड़. तो अभी डिफरेंस शुड बी 50 करोड़ से ज्यादा, या वो आइटम का वैल्यू शुड बी 50 करोड़? डिफरेंस या आइटम का वैल्यू? आइटम का ना, डिफरेंस नहीं ना. ये तो स्टोरी खत्म हो जाएगा, है ना. स्टोरी खत्म है. आइटम का वैल्यू शुड बी 50 करोड़. तो समझो कुछ ऐसा पॉइंट होता है, तुमको लगता है कि यार इसमें प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट को लगता है प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या करते हो? फिर क्या करते हो बोलो? मैनेजमेंट को लगता है प्रॉब्लम नहीं है, तुमको लगता है प्रॉब्लम है, तो क्या करते हो? वही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं.
बोल। सर हम क्या करेगा, हम तो सीनियर को बोल देता है, फिर आगे उन लोग क्या करता हमको मालूम नहीं है ना? यही करता ना। और जो होता है वही मैं बता रहा हूँ। ओहो, इधर लोगों ने तो सिग्निफिकेंट, ओके, सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट, ओके, ठीक है। ओवरऑल मटीरियलिटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलता है मिस्टर यवर मेमन। जरा हैंड रेस करो। ये तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर रहा है, तुम तो ना बोल रहे थे। हम्म। मैंने तो सुना किधर किधर तुम लोग 3 लेवल ऑफ मटेरियलिटी ढूंढता है, 3% ढूंढता है, 3% ढूंढता है। एक रेवेन्यू बेस्ड होता है, एक एसेट बेस्ड होता है, एक प्रॉफिट बेस्ड होता है। ऐसा मेरे को जब तक पता है तब तक यही करते हो, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम तो खाली हाईएस्ट का लेके खत्म कर देते हैं। तुम कितना देखते, 3 देखता है? तो हमेशा इतना काम करता है। हाँ किधर गया मिस्टर मैनम? हाँ, मैनम आपको टाइप करना पड़ेगा, कौन से फॉर्म में हो? बीडीओ। कितना रेंज कर निकालता है मटेरियलिटी का, 2 या 3? दूसरा मैसेज नहीं आया? 2%। मैं बोला कितने रेंज निकालते हो? एक फिगर का रेंज होता है, 2 का फिगर का रेंज होता है, 3 का रेंज होता है, कितना रेंज निकालते हो? 3। देखो, डेलॉइट वाला काम बहुत मस्त कर रहा, मतलब या डेलॉइट वाला काम मस्त कर रहा है या तू काम मस्त कर रहा है, अभी वो तो क्लैरिटी कौन देगा? कोई दूसरा डेलॉइट वाला ही दे सकता है। कोई डेलॉइट वाला बाजू वाला ही है, और उसका नाम क्या है? राम। एनीबडी इन डेलॉइट ओवर हियर? डेलॉइट वाला? हरदीप डेलॉइट में है? हरदीप भी वीडियो में? खुश हो रहा है हरदीप, बोला मैं डेलॉइट में, आई एन डेलॉइट बोलता है। नो नो। यशवी कौन से फर्म में है? हाँ तू उधर बोल दिया और मेरे को इधर सुनाई दे दिया बड़े से, है ना? ध्रुवा में यशवी, ग्रेट। डिलॉइट वाला और कोई नहीं, तुम लोग दोनों बच गए। सी, सबसे पहले ये समझना है मटीरियलिटी कुड बी क्वालिटी बेस्ड, क्वालिटेटिव, और इट कुड बी क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। यस, क्वालिटेटिव मटीरियलिटी में हम अमाउंट नहीं, उस इवेंट या उस ट्रांजैक्शन को देखते हैं, और हमको लगता है इसका वैल्यू नहीं भी है तो भी ये इवेंट सिग्निफिकेंट है, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग ऑफ अ कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ है, और डेलॉइट के हिसाब से 3% भी रेंज मारेगा तो 3 करोड़ होता है, एंड उस कंपनी में 50,000 का कैश एम्बेजल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? सो 50,000 इज मच मच बिलो द लिमिट ऑफ 3 करोड़। अपने को लगता है वी शुड बी कंफर्टेबल, बट अगर 100 करोड़ का कंपनी है तो उसके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है,
हाउ कैन एम्बेजलमेंट ऑफ 50,000 हैपन? एम्बेजलमेंट समझता है? हाँ, फ्रॉड ऑफ कैश। इसका मतलब लोग इधर कैश का फ्रॉड कर सकते हैं, कैश का चोरी कर सकते हैं। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे क्वेश्चन मार्क रियलाइज होता है। या लेट से कंपनी ने पेनल्टी पे किया, क्या पे किया? पेनल्टी पे किया फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टन लॉ बाय पेइंग अ पेनल्टी ऑफ 10 lakhs. नाउ अगेन 3 crores के सामने 10 lakhs इज अ वेरी चिंटू अमाउंट. Yes, but still qualitatively this penalty is important because the moment you show penalty, इसका मतलब 100 करोड़ का कंपनी होने के बाद भी लॉ के सारे प्रोविजंस फॉलो नहीं करता है, कंप्लायंस नहीं करता, ये बताना जरूरी है. तो हमेशा याद रखो, क्वालिटेटिव मटेरियलिटी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन. इससे उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है. तो सर प्रॉब्लम किधर होता है? क्वांटिटेटिव में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि क्वांटिटेटिव में व्हाट कुड बी मटेरियल फॉर वन मे नॉट बी मटेरियल फॉर अनदर. गेम पूरा उधर ही है. यस, तुम बोलेगा हमारे लिए मटेरियल, मैनेजमेंट बोलेगा हमारे लिए मटेरियल नहीं है, स्टोरी ओवर. नहीं मैडम, मैनेजमेंट मान जाता तुम जो बोलता हो हर बार. तुम कभी मटेरियल का बात करते हो तो मैनेजमेंट हंसता है, बोलता है हमारे लिए नहीं है. होता है ऐसा. फिर तुम क्या करते हो? करेगा, हमारा काम हो गया. अच्छा, अगर करने मिलता तो क्या करते? से तुम ही मैनेजर है, अब बोलो क्या समझाते, क्या समझाना पड़ता? बोलेगा नहीं करेगा, नहीं करेगा, तुम बहुत छोटा रेंज लेके बैठे. यू नॉट अंडरस्टैंडिंग द डीएनए ऑफ दिस कंपनी. फिर क्या करेगा? हाँ मिस्टर दशरथ. टेस्ट करने में वो ना नहीं बोलेगा, डिस्क्लोजर में मस्ती करेगा वो. टेस्ट तो कर नहीं देगा, बोला कर, मेरा फीस वसूल हो रहा है. तो क्वालिफाई कर देगी, क्वालिफाई करेगी, सब्जेक्टिव एरिया में क्वालिफाई करेगी. मटेरियलिटी सब्जेक्टिव. मैडम हमेशा ना तलवार लेके खड़ी है, बोला मी तानाजी. सब्जेक्टिव एरिया में क्वालिफाई करेगी. नेक्स्ट ईयर ऑडिट चला जाएगा तेरा. हाँ, सीओपी तो नहीं जाएगा, क्लाइंट ही नहीं होंगे तो सीओपी कहां से जाएगा? दूसरा मिल जाएगा, ये कॉन्फिडेंस है तेरे को. हम्म. हम्म. हो सकता है जिस फॉर्म में फॉर्म बोलते हैं पापा तू काम की नहीं है, तू डायरेक्ट क्लाइंट के साथ मारामारी करती है. फिर क्वालिफाई कर दिया. उसको मारामारी बोलते हैं ना, क्वालिफाई करना ना. क्वालिफाई करना इज मारामारी ओनली, वो सब्जेक्टिव नहीं है. नहीं, तुमको एज पर मैनेजमेंट ही चलना है. अभी तक नहीं समझा? ऑडिटर इंडिपेंडेंस को बहुत सीरियसली ले लिया. हाँ. हाउ कैन ऑडिटर, वो सब नॉनसेंस है. हाउ कैन ऑडिटर बी एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर व्हेन जिसकी बैंड बजाने के लिए उसको रखा गया है वही उसको पैसा देता है.
हु डिसाइड योर रेम्यूनरेशन? मैनेजमेंट। और तुम किसका बैंड बजा रहा है? हाउ कैन यू बी इंडिपेंडेंट? कैन यू बी? बताओ मेरे को, कैन यू बी? हाँ, क्या बोलते हैं? अभी सब्जेक्टिव नहीं है, अभी उसको क्लैरिटी है, बोलता गोइंग कंसर्न इज अ प्रॉब्लम। चलो, क्या नाम मैडम आपका? मैडम, आपकी सोच बहुत बढ़िया है, यही सोच रखना। लाइफ में प्रिंसिपल्स के सामने और किसी चीज को ऊपर जाने मत देना। सोच आपकी बहुत बढ़िया है। आप जैसे बहुत रेयर मिलते हैं जो बोलता है मैं क्वालिफाई करेगी, बोला क्लाइंट जाएगा तो बोला तो दूसरा मिलेगा, बोला जॉब निकाल देगा, बोला चलेगा, लेकिन मैं क्वालिफाई करेगी। ये बहुत रेयर क्वालिटी है। हाँ, इधर तो लोग सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। यस, ऐसे ही होना चाहिए। इफ यू फील तुम क्वालिफिकेशन से बचना चाहते हो तो देन यू मे गिव एम्फेसिस ऑन द मैटर और देके छोड़ दो। क्या क्वालिफिकेशन थोड़ा सा ऐसा मैनेजमेंट को इधर सा चुप जाए, बोला व्हाट द, यस, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर देके छोड़ दो ना। तुम बोला देख मैं तो एम्फेसिस किया था, बाकी सब्जेक्टिव एरिया तो मैं भी बियॉन्ड अ पॉइंट क्या कर सकती है, तेरा ड्यूटी भी हो गया। मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा बुरा भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा लगेगा, दैट इज ओके। थोड़ा बुरा लगना चाहिए, तुम्हारा रिलेशनशिप ही एक दूसरे को बुरा लगाना है। इट इज नॉट रिलेशनशिप ऑफ लव ना, इट इज नॉट। आई होप यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यस, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग विच इज मटीरियल, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने का। यस, आइटम्स विच आर इमटेरियल उसका सेपरेट या डिस्क्लोजर नहीं होगा तो चलेगा, अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। लॉ अगर बोलता है ये बताओ, सेपरेटली बताओ, तुमको अच्छा लगे या ना लगे तुमको बताना पड़ेगा, इवन दो तुम्हारे मटेरियलिटी लिमिट के अंदर वो मैच होता नहीं है, फिर भी तुमको उसको बताना पड़ेगा, बिकॉज लॉ ने बोला, लॉ बोल दिया तो करने का। फॉलो करते हो वैसा? करते हो? मालूम नहीं, बताओ, तुम कर रहे हो ऑडिट, करते हो? यस। ऑफसेटिंग क्या होता है? ये ऑफसेटिंग क्या होता है? ऑफसेट मतलब क्या? ऑफसेटिंग मतलब क्या? कुछ प्रिंटिंग से रिलेटेड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से ऑफसेटिंग। दशरथ को पता है? यस दशरथ। नेट ऑफ कर देगा। ऑफ सेटिंग का मतलब ही नेट ऑफ ना, नेट ऑफ करना। तो किसी को भी नेट ऑफ कर देगा तो सेम पार्टी को ही नेट ऑफ करेगा। तो ये डेफर टैक्स, ऐसा डेफर टैक्स लायबिलिटी नेट ऑफ कर रहा है, तो चलता है कैसे? कैसे? करते हो ऑफसेटिंग? करते हो? क्या क्या किया अभी तक ऑफसेटिंग में? रिसीवेबल पेबल्स को ऑफसेट किया, सेम पार्टी से ही लेना है, सेम पार्टी को ही देना है, तो नेट ऑफ करके हो एक ही, या तो डेटर में बताओगे या तो क्रेडिटर में बताओगे, ठीक है। और उसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज का गेन लॉस तुमने नेट ऑफ किया, ठीक है। और गेन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन लॉस सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओके, सब कवर हो गया, मोस्टली कवर हो गया।
अर्नव, सेल्स और परचेस को तो नेट ऑफ करता है। हाँ अर्नव, ये सही बंदा है, सेल्स परचेस को नेट ऑफ कर देता है। तो मतलब क्या दिखेगा इसके ट्रेडिंग पीएनएल में? नेट सेल्स बोला, परचेस बोला, नेट हो गया, खत्म। ऐसा करता है अर्नव? उसने ऐसा लिखा नहीं है। अर्नव, लोग तुझे इंटेलिजेंट मान रहे हैं। ये तूने किया सेल्स परचेस को नेट ऑफ अभी तक? तो क्यों लिखा तूने? उसको भी मालूम नहीं, लिख दिया, बोलता है नो बेनिफिट ऑफ डाउट। गलत हो गया। हाँ, सी सबसे पहले तो ये समझने का, बैलेंस शीट में कुछ चीजें तुम नेट ऑफ जैसे दिखाते हो, बट वो नेट ऑफ नहीं है। डेटर्स लेस आर डी डी, पीपी लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, लेस प्रोविजन फॉर इम्पेयरमेंट लॉसेस, ये नेट ऑफ नहीं है। किसी भी प्रोविजन को एसेट के सामने एडजस्ट करना इज नॉट नेट ऑफ। नेट ऑफ का मतलब होता है या तो एक इनकम को एक एक्सपेंस के सामने सेट ऑफ करो, या तो एक एसेट को दूसरे लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ करो। यस, जैसे वी हैव एन टेंडेंसी ऑफ शोइंग deferred tax asset और deferred tax liabilities on net basis. इनफैक्ट प्रेजेंटेशन में ही नेट करके बोला गया है। We have a tendency of showing provision for tax and advance tax on net basis. Yes, we have tendency of showing government grant which is received in relation to some income. Yes, received in or considered as a part of income against some expenses. So there one option is तुम इस गवर्नमेंट ग्रांट को एक्सपेंस के सामने नेट ऑफ करके प्रेजेंट करो। यस, कहने वाली बात ये, तुम नेट ऑफ तब कर सकते हो जब तुम ट्रांजैक्शन को नेट ऑफ करने के बाद भी क्लियरली एक्सप्लेन कर सको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर ट्रू एंड फेयर पिक्चर देगा। यस, एज पर इंड एस वन नेट ऑफ वहीं करो जहां स्टैंडर्ड ने बोला है। इंड एस 12 इनकम टैक्सेस बोलता है डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी सेट ऑफ हो सकता है। इंड एस 12 इनकम टैक्स बोलता है तुम प्रोविजन फॉर टैक्स एडवांस टैक्स सेट ऑफ कर सकते हो, बट ये जो सेट ऑफ कर सकते हो, नेट ऑफ कर सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन एन एजम्पशन। सर क्या एजम्पशन? कि लीगली ऐसा नेट ऑफ पॉसिबल होना चाहिए। बताता हूं मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। से यू आर अ बिग कंपनी, हाँ, with major business operation in India and a branch in UK. Yes, UK के टैक्स में you have paid advance tax and India advance tax UK में पे किया है, and India में there is a huge provision for tax. अब इंडिया का प्रोविजन फॉर टैक्स तुम यूके के एडवांस टैक्स के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। क्या बोलेगा इंडियन गवर्नमेंट को? यूके गवर्नमेंट को ज्यादा दिया, आपस में तुम लोग देख लो गवर्नमेंट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं ना, बिकॉज इट इज नॉट कॉन्ट्रेक्चुअली सेटिंग ऑफ ना, या नेट ऑफ नहीं हो सकता है। बोले तेरे को यूके गवर्नमेंट से रिफंड मिलेगा, वहां से रिफंड ले, मेरे को टैक्स पे कर। मेरा और यूके गवर्नमेंट को एक साथ ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली डेफर्ड टैक्स एसेट डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम नेट ऑफ करते हैं ऑन द अजम्पशन दैट दे आर फ्रॉम द सेम गवर्निंग स्टैट्यू। मान लो डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट किया वो यूके वाले स्टैट्यू में क्रिएट किया, और लायबिलिटी क्रिएट किया वो इंडिया वाले में किया है, तो क्या नेट ऑफ कर पाओगे? देन उसको अलग अलग रखना पड़ेगा। हेलो, समझ रहा है कॉन्सेप्ट?
एसेट के सामने प्रोविजन एडजस्ट करना इज नॉट ऑफसेटिंग. An entity can do it only when it is required or permitted by Ind AS. अदरवाइज करने का तो आजकल कोई भी ऐसा ऑफसेटिंग बोलेगा एकदम नॉर्मल रहेगा, डेटर क्रेडिटर ये वाला वो कर दो, पर कुछ अलग पूछेगा कैसा करने का, बोले देख इंड AS अलाउ करता तो करो, अदरवाइज. समझ में आता है ये? यस. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी बार प्रिपेयर करते हो एनुअल बेसिस पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी बार प्रिपेयर करते हो एनुअल बेसिस पे? उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट. कितनी बार करते हो एनुअल बेसिस पे? एक ही बार. इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो बट वो फुल फ्लेज होंगे उसका जरूर, उसका कोई गारंटी नहीं है. जनरली जो फुल फ्लेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं वो एक ही बार बनते हैं, मतलब वंस इन अ ईयर. यस, वंस इन अ ईयर या वंस इन अ 12 मंथ हम बोल सकते हैं. यस. entity shall present a complete set of financial statement including comparatively at least annually. एक बार तो साल में बनाना पड़ेगा. When entity changes the end of reporting period and present a financial statement for a period longer or a shorter than 1 year, entity shall disclose in addition to the period covered by the financial. Entity shall disclose in addition to period covered by the financial statement the reason for using longer or a shorter period and the fact that financial statement are not totally comparable. Are not totally. So normally it is once in a period. वो कंपैरेटिव के साथ देगा. बट मान लो तुमने करंट पीरियड में वो फ्रीक्वेंसी वाला पीरियड चेंज कर दिया, 12 महीने से ज्यादा कर दिया या 12 महीने से कम कर दिया, तो देन करंट और प्रीवियस कंपैरेबल नहीं होंगे, तो तुमको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इट इज शॉर्टर और लॉन्गर एंड क्लियरली सेइंग दैट दिस इज नॉट फुल्ली कंपैरेबल विद प्रीवियस ईयर. इसको समझने के लिए एक एग्जांपल दिया है. एग्जांपल, इन 2008 Superb was acquired by Happy Go Lucky. To align its reporting date with its parent, Superb changed the end of annual period from 31st Jan to 31st March. Consequently, entity Superb reporting period for year ended 31st March 18 was 14 months. बराबर है ना? 31st Jan तक वो एंड करता था, लेकिन उसको अलाइन करने का था तो उसने 31st March तक कर दिया, तो 12 की जगह पे 14 months कर दिया. On the basis of those fact, following disclosure is appropriate. क्या होगा प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर? In 2008, entity's reporting period is aligned with its parent. So it has changed from Jan to March. So amount presented are for 14 months period, whereas comparative figures are for 12 months period. Consequently, comparative period amounts of P&L, statement of changes in equity, cash flow are not entirely comparable. तो ये बताना पड़ेगा ना, एक तो रीजन कि लॉन्गर है या शॉर्टर है, और क्लियरली सेइंग कि भाई वो कंपैरेबल नहीं है. कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं, कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन देते हैं. कितना देते हैं? कितना देते हैं? करंट ईयर के साथ क्या देते हैं? प्रीवियस ईयर. मतलब कैन वी से इट इज 2 सेट ऑफ बैलेंस शीट, 2 सेट ऑफ P&L, 2 सेट ऑफ कैश फ्लो, 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स टू अबाउट. यस. अच्छा, कंपैरेटिव देने के पीछे पर्पस क्या होता है? व्हाई कंपैरेटिव? व्हाई कंपैरेटिव? बोलो. इंट्रा फर्म करना है, इंट्रा फर्म कंपेयर. ऑब्जेक्टिव है ना इंट्रा फर्म एंड इंटर फर्म. तो इंट्रा फर्म करना है तो प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं होगा तो मैं कैसे करूंगा? यस. समझेगा कैसे? मैं तेरे को, इट इज एज गुड एज लाइक दिस. तुम्हारा टेस्ट चालू हो गया, एक ही पेपर का टेस्ट चल रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एंड आई टॉक टू दशरथ कि बेटा इस बार फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कितना मिला? दशरथ बोलता है मेरे को 50 में से 42 मिला. तो आई एम लाइक यार दशरथ 50 में से 42,
साउंड्स गुड, ऐसे आता है फीलिंग। बट मैं दशरथ को पूछता हूँ, दशरथ लास्ट वाले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले पेपर में 50 में से कितना मिला था? तो दशरथ बोलता है सर 50 में से 49 मिला था। ना उसके पहले वाले में दशरथ बोलता है 50 में से 50 मिला था। जो तुमको गुड लग रहा था वो अब गुड लगेगा नहीं, क्योंकि दशरथ है दैट कैपेसिटी ऑफ गेटिंग 49 एंड 50, बट अब 42 है। तो अब दशरथ को पूछना पड़ेगा, दशरथ क्या हुआ इस बार, कम कैसे आया? बराबर ना दशरथ? आई होप यू अंडरस्टैंड। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन करते हो तो बहुत सारी चीजें क्लैरिटी देती है। यस, स्टैंडर्ड एक स्टेप आगे बात करता है, बोलता है ये मिनिमम है, ये मिनिमम है। एडिशनल entity may present comparative information in addition to minimum comparative financial statement as required by Ind AS, as long as that information is prepared in accordance with। मतलब समझो, किसी को ऐसा फीलिंग आता है, किसी को ऐसा फीलिंग आता है कि मैं बैलेंस शीट 2 नहीं 3 दूं, 2 नहीं 3 दूं, तो स्टैंडर्ड बोलता है चलेगा, एज लॉन्ग एज थर्ड बैलेंस शीट भी इंड AS के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें इंड AS ये नहीं बोलता है कि बैलेंस शीट 3 दे रहा है और PNL 2 दे रहा है, श्या मैचिंग मैचिंग नहीं है। नहीं, 3 बैलेंस शीट दिया, तेरे को लगा तीसरा बैलेंस शीट देना लॉजिकल है, तूने दिया, एज लॉन्ग एज इट इज इन अकॉर्डेंस विद इंड AS। कोई एक्स्ट्रा वाला डेटा, एक्स्ट्रा वाला डेटा तुम सिर्फ बैलेंस शीट दिया तो मतलब नहीं नहीं सब दे। मैं बोल रहा हूं मिनिमम इतना चाहिए, इसके ऊपर तू एक्स्ट्रा दे सकता है। इट कुड बी एक्स्ट्रा बैलेंस शीट, इट कुड बी एक्स्ट्रा PNL, एज लॉन्ग एज इट इज इन अकॉर्डेंस विद इंड AS, कोई टेंशन नहीं है। समझ में आ रहा है ये? यस, कोई टेंशन? कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब क्या? कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन मतलब क्या? बोलो, व्हाट डज दैट मीन? बोलो। फ्रेम कर रही है, ओके, फ्रेम कर रही है। Bhavya, see, your first financial year could be less than 12 months, and whenever it is less than 12 months और तुम सेकेंड ईयर का डेटा देते हो और फर्स्ट ईयर को कंपैरेटिव में देते हो, तब आपको क्लियरली बताना है कि प्रीवियस ईयर वाज फॉर लेस देन 12 months as company had commenced or has been incorporated in previous year only। उतना इंफॉर्मेशन देना। ओके, हाँ भाई, फ्रेम हो गया? नहीं हुआ? समझ में आ गया लेकिन बोलने नहीं हो रहा है। मैडम, यू कैन स्पीक इन एनी लैंग्वेज, आई कैन अंडरस्टैंड। बोल ना, तू तो फूटा ही बोल। स्टिकिंग टू द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो तो ट्रू एंड फेयर ने बोला ही है, यू स्टिक। यस, अपने यहाँ थैंकफुली इंड AS 1 के साथ शेड्यूल 3 है, और शेड्यूल 3 का पार्ट 2 या डिवीजन B provides your Ind AS financial statement provides your Ind AS financial statement for companies other than NBFCs। तो तुम्हारा वो जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट का कंसिस्टेंसी अचीव करो, और उस फॉर्मेट के अंदर जो डेटा डाला था वो डेटा भी उसी तरह से कंसिस्टेंटली प्रेजेंट करने का। जबकि
तुम लोगों को तो अभी भी आदत होगा, मैं बताता हूँ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टाइम होता था एएस में, जब लोग, और कुछ लोग तो एएस करते भी होंगे ना, एएस वाले ही काम करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक नोट होता है, फिगर्स आर रीग्रुप एंड रीएडजस्टेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड और नेसेसरी। होता नहीं होता है? करते हो नहीं करते हो? कितना सब चीज प्रीवियस ईयर में इधर होता है, उधर से निकाल के दूसरे में डाल देते हो, बोलता क्यों अभी ये ठीक लग रहा है। तो पहले क्या था, बोला पहले ठीक नहीं था, ऐसे किसी ने कर दिया था। आज लोगों ने सोचना शुरू किया, तो क्या करते हो, रीग्रुप। हाँ, अभी तुम जिस चीज को रीग्रुप बोल के एक स्टेटमेंट करके खत्म कर देते हो, तो तुम्हारा प्रेजेंटेशन कंसिस्टेंसी नहीं है। इंडेस बोलता है अगर तुम रीग्रुपिंग भी करते हो ना, तो तुमको डिस्क्लोजर करना है कि तुमने ये रीग्रुप का किया है, और फिर तुमको ये बताना है कि लास्ट ईयर ये ग्रुप में था तो क्यों ठीक था, और करंट ईयर इस ग्रुप में है तो क्यों ठीक है। तुम्हारे केस में तो मेजरली केसेस में क्या होता है मालूम है, गलती हो गई होती है लास्ट ईयर, देन इट इज ट्रीटेड एज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। देन रीग्रुपिंग नहीं, तुम तो रीग्रुपिंग बोल के ठोक देते, बोला वो चलता नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? होता है, पर सर हम तो इन डेज में भी अभी भी ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। एम आई करेक्ट और एम आई करेक्ट? खाली लिख देते हो ना, वी रिक्लासिफाइड, रीजन रीजन सब देते हैं, है ना? यस और यस, डरने का नहीं। बराबर बोल रहा हूं कि नहीं? इसको मालूम नहीं है कि अगर वो ना बोल देता था तो मेरे को थोड़ा टाइम लगता था, लिस्टेड फाइनेंशियल में ऑडिटर ने जो साइन किया डेलॉयट वाले ने, वो मैं दिखा देता था। ओके, तो ये हो गया जनरल फीचर्स। भी जनरल फीचर्स के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। एक है इलस्ट्रेशन 3, पढ़ो तो। ये इलस्ट्रेशन 3 जिसने बनाया है वो अर्नव जैसा सोचता है, देखो। अर्नव इज हैप्पी, बोला वाओ। Is offsetting of revenue against expenses permissible in case of company as an agent having sub-agent, where commission paid to sub-agent from commission received as agent? कर सकता ना ऐसा? कमीशन कमीशन सेम सेम है, हेलो। हाँ, वी आर एजेंट तो अपने को इनकम मिलता है, एंड हम किसी को पे करते हैं कमीशन, तो इसको इसके सामने सेट ऑफ कर दो, मस्त हो जाएगा। कमीशन कमीशन ही तो है। तुम एजेंट है, वो सब एजेंट है, सबके बाजू में एजेंट तो है ही, कॉमन कॉमन दोनों है, नाम भी मैच हो रहा है, बोलो। कर देते, मजा आएगा। करे क्या? क्यों ना बोल रहा है, रीजन क्या? Received from someone else, paying to someone else, that sub commission is part of your expense, a major part of your expense. अब अगर तुम वही चीज नहीं बताएगा और नेट ऑफ कर देगा, तो लोगों को लगेगा ये कैसा कमीशन वाला है, नॉर्मली लोगों को 2-2 टका मिलता है, इसको तो 1 टका ही मिलता है। बताएगा कौन? 1 टका नहीं मिलता, मेरे को भी 2 ही मिलता है, लेकिन मैंने 1 टका दूसरे के साथ शेयर किया है, ये मेरा बिजनेस मॉडल है, समझेगा ही नहीं। लगेगा ये बिजनेस को बिजनेस करने को आता। ऐसा ऑफसेटिंग अलाउड। आंसर भी देखो कितना मस्त लिखा है। बराबर की नहीं? कोई टेंशन इधर? ये कोई टेंशन इधर? पक्का?
मैंने शीट में भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन डाले थे, मुझे लगा था कि ये क्वेश्चंस भी तुमको आने चाहिए, इसलिए मैंने डाले थे. अ कंपनी प्रेजेंट फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर one for current year and two comparative years internally for the purpose of management information every year in addition to general purpose financial statement. मतलब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इट इज प्रेजेंटिंग करंट एंड प्रीवियस ओनली, लेकिन मैनेजमेंट के लिए इंटरनली वो 3 साल का डेटा दे रहा है. The aforesaid financial statement are presented without furnishing related notes because these are not required by management for internal purposes. During current year, management thought, why not? They should present third year statement of profit and loss in general purpose financial statement. It will save time and will be available easily when management needs it in. फिर जब छोड़ना जनरल पर्पस में ही एक और स्टेटमेंट पीएनएल का डाल देते हैं, मैनेजमेंट मांगेगा तो भी उसको यही दे देंगे, बोले देखना एक ही बनाना पड़ेगा. With reference to above background, answer the following. Can management present third statement of profit and loss and additional comparative in general purpose financial statement? Yes or no? As long as it is prepared in accordance with Ind AS. If management present third statement of P&L in general purpose financial statement as comparative, is it necessary that statement should be in compliant? हाँ, वो तो हमने पहले ही बोल दिया. Yes. Can management present third statement of P&L only as additional comparative in general purpose finance without furnishing other component like balance sheet, blah, 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 blah? Yes, anything additional. तुम कर सकता है तुम्हारे विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से as long as इट इज इन कंप्लायंस विद Ind AS. तो तुम खाली पीएनएल बताते हो चलेगा, तुम पीएनएल के साथ बैलेंस शीट बताते हो चलेगा, खाली इट शुड बी इन सी एडिशनल तुम्हारे हिसाब से. ओनली इट हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद. अभी सब में पैरा बीरा लिखा है. हाँ, तुमको कोई पैरा बीरा लिखने की जरूरत, तुम हमेशा लिखोगे एज पर Ind AS. ये पॉसिबल है कि पैरा भी लिखना चाहोगे. कुछ लोगों के मन में आया मैं लिखूं क्या पैरा, क्या प्रॉब्लम है, लिखेगा तो अच्छा दिखेगा, है ना? ऐसा फीलिंग आया ना? आया ना? फीलिंग नहीं आया? मेरे को तो दिखा फीलिंग आते हुए कि पैरा लिख सकते हैं. पैरा तुम्हें नहीं ही लिखना है. और ये इसलिए नहीं क्योंकि मैं ना बोल रहा हूं, ये इसलिए कि ये इस लाइफ में तुमसे ना होगा. नॉट पॉसिबल इन दिस लाइफ. आई होप यू अंडरस्टैंड. तुम भी यही सोच रही थी कि किधर पहरा बीरा बोल रहा है, Ind AS का ही नंबर बराबर से लिख दिया तो बड़ी बात हो जाएगी, ऐसी सोच रही थी. गुड गुड, ठीक है. तो ये भी हमने कर लिया. मतलब हो गया अपना. तो सर हो गया मतलब जनरल फीचर्स हो गए. क्या हो गया? जनरल फीचर्स. क्या बोलता है? क्या चाहिए? दशरथ ने बोला क्या बोला दशरथ ने? दशरथ थोड़ा जोर से बोल बेटा. अर्णव तू क्या बोल रहा है, क्लियर नहीं है मेरे को. तो नोट्स टू अकाउंट्स तो बनाएगा तो उसमें थर्ड पीएनएल दिया तो उसका नोट्स तो देगा ही ना रे अर्णव. क्यों हंस रहा है? व्हाई लाफिंग?
दैट इज ओके। तुम सोचो मैं कितना हंसता रहेगा जब मैं अकेला रहेगा तब, सोचो। हाँ हाँ दशरथ, आपको क्या चाहिए दशरथ? आपको क्या चाहिए दशरथ? सबको क्या चाहिए? ओके, अब तुमको समझना क्या है। whenever there is change in accounting policy या retrospective restatement, change in accounting policy या retrospective restatement, इसको हम बोलेंगे prior period items। जब कभी भी ऐसा होता है कि there is some rectification या there is change in accounting policy, इंड एएस खुद बोलता है, इंड एएस खुद बोलता है कि तुम मिनिमम 3 बैलेंस शीट प्रेजेंट करने का, बाकी सब 2-2 ठीक है, लेकिन बैलेंस शीट 3। बोलो सर 3 बैलेंस शीट मतलब करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। यस, सो जब भी तुम सोच रहा है कि भाई यू आर प्रिपेयरिंग इट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24, बराबर, इसका तुम प्रिपेयर कर, तो इसका 31 मार्च 24 वुड बी करंट ईयर वाला डेटा, 31 मार्च 23 वुड बी प्रीवियस ईयर वाला डेटा। यस, यही दो तुम देते हो, बराबर है। लेकिन मान लो अकाउंटिंग पॉलिसीज तुमने चेंज कर दी है, या मान लो तुमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर दिया, तो बोलते ये दो के अलावा तुम उस पीरियड में बिगिनिंग ऑफ प्रीवियस ईयर वाला बैलेंस शीट प्रेजेंट करोगे। सो नॉर्मली 2 बैलेंस शीट, तीसरा बैलेंस शीट कब कब कर सकते हो? when there is change in accounting policy or there is prior period items, तब एडिशनल बैलेंस शीट, तीसरा वाला। कॉन्सेप्ट समझ रहा है? बस अब आते हैं मेन बात पे। इंड एस का फॉर्मेट देखा क्या? हेलो, अपेंडिक्स रिव्यू किया? अपेंडिक्स अपने? यस, बैलेंस शीट पीएनएल दोनों देगा, बैलेंस शीट पीएनएल दोनों देगा। हाँ देखा ही बोल रहा हूं मैं, याद है किधर बोल रहा हूं? कौन था ये थाने वाला? हाँ, एएस और इंड एएस का बैलेंस शीट सेम है क्या? सेम है क्या? सेम है? नहीं, तो इंड एएस देखा और एएस तो तुमको आता है, ऐसा बोल सकता हूं? इंड एएस देखा है और एएस तुमको आता है, ऐसा मैं बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता हूं? हाँ या ना? कि उसमें भी कॉन्फिडेंस नहीं है? मतलब सर कम ऑन, व्हाट द, मतलब वी आर द, ऐसा कुछ, मतलब कॉन्फिडेंस है, बराबर। चलो ठीक है। कहना इसे एएस के बैलेंस शीट के अंदर इक्वेशन कुछ ऐसा था, इक्विटी एंड लायबिलिटी से शुरू होता था कि नहीं, और फिर एसेट्स होते थे, और फिर टोटल होता था, मतलब द बैलेंस शीट का स्टार्टिंग पॉइंट वाज इक्विटी। और इन डेज का अगर बैलेंस शीट ध्यान से देखा रहेगा तो वही इक्वेशन रिवर्स ऑर्डर में, इट स्टार्ट्स विद एसेट एंड देन इट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी। तुम्हारे लिए सबसे इजी पार्ट, पता ही नहीं कंपनी को इंड एस है कि एएस है, बैलेंस शीट खाली देखने का। इफ इट स्टार्ट्स विद इक्विटी इट इज एएस, इफ इट स्टार्ट्स विद एसेट इट इज ईजी। यस,
अच्छा मेरे को बताओ, ये एएस वाला बैलेंस शीट था, उसका फॉर्मेट याद है क्या? याद है? कौन बताएगा तो, याद है तो? इंटरनेशनल वाला बोलेगा मैं तो इंडेस बताएगा, मैं एस नहीं बताएगा, आई एम इंटरनेशनल। तो उसको तो अपन इंडेस पूछेंगे। एस फॉर्मेट। अरे अंश, तू रेस तो एंड किया लेकिन तेरा आवाज मुझे सुना ही नहीं देगा। करूँ तो करूँ क्या? रुक अंश, कुछ करता हूँ, अंश कुछ करता हूँ, तुझे इतना ही आंसर देने का ये है तो कुछ करता हूँ। तुम लोग को टाइम टेबल में आईडी आता है क्या? आईडी, क्या आईडी देता है? दियो ना। हम्म। हम्म। 53। ओके। कुछ पासवर्ड है कि क्या है? अरे तुमको भी ऐसी पासवर्ड देता है? 5 ट्रिपल। तुम किधर भी घुसा दिया रे मेरे को। क्या मैडम, कौन सा दिया? कौन सा था वो? नहीं लेकिन इधर तो कुछ और ही चल रहा था। डेंजर है। हाँ। हाँ। 2811 पक्का ना? पासकोड। अच्छा, सब में अलग अलग रहता है। अंश बोल। तो पूरा फॉर्मेट स्टार्टिंग से आ रही है आवाज। हाँ। तो शेयर कैपिटल सबसे पहले। बोलते जा बेटा फटाफट। शेयर कैपिटल, उसके बाद उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर और वो इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद नीचे वो शेयर वारंट एंड मनी रेज अगेंस्ट वो एक तो शेयर वारंट और एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसके बाद डिफर अदर डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज अगर हुआ तो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर करंट लाइबिलिटीज। उसके बाद असेट्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर नॉन करंट असेट्स में टैंजिबल असेट, इंटेंजिबल, इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, WIP, ओके करंट अंश। असेट। ओके अंश। कुछ ऐसा इक्विटी के अंदर।
इक्विटी के अंदर, हेलो, हाँ, इक्विटी के अंदर यू हैव शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस मनी अगेंस्ट शेयर वारंट. Yes, then you have share application money pending allotment. Then you have liabilities bifurcated as non-current liabilities. इसके अंदर 4 सब items थे. Current liabilities again 4 सब items थे. Asset के अंदर you have non-current assets, almost I think 5 items over here. And then current asset में 6 items over here. Hello, बराबर के नहीं, एकदम मस्त, कोई टेंशन नहीं. अच्छा, अब मेरे को एक सिंपल सा चीज बताओ कि यहां लायबिलिटीज और एसेट को करंट नॉन करंट करते थे क्लासिफाई. तो एसेट को और लायबिलिटी को करंट और नॉन करंट एसेट कैसे क्लासिफाई करते थे, क्या सोच के करते थे, क्या बेसिस पे करते थे? ओनली वन. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन raise hands if they feel they know it. Only if they feel they know it. Assumption नहीं. बोलो अर्णव. Sir, current and non-current is on basis of operating cycle of the business. और कुछ? हाँ, like in the sense जब when I was explaining operating cycle, like when the business is expecting to realize that current asset within that operating cycle period, which is assumed to be 12 months, तो उसको हम short term consider करेंगे. But if it's expected कि it will give long term benefit beyond that, then उसको non current हम treat करते हैं. मैंने पूछा और कुछ? अच्छा, नहीं और कुछ. Okay. Yes, Mr. Dashrath. I have now changed. मैं एक टाइम पे ना बच्चा करेक्ट आंसर देता था तो मैं क्लैप करता था, फिर वो धीरे 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 मेरे क्लैप कम हो गए. Then there were no claps only. तो मैंने चेंज कर दिया, मतलब क्लैप करना इंपॉर्टेंट है. तो अगर बच्चा रॉन्ग आंसर भी देगा तो भी क्लैप करता है. मैं आजकल करेक्ट पे नहीं करता है, खाली रॉन्ग पे करता है. समझा कुछ? समझा? यस. इंटरनेशनल करंट नॉन करंट, मैं आता हूं, तेरे पास भी आता हूं. पहले इंटरनेशनल देख लेते ना अपन. हाँ मैडम. इंटरनेशनल दिस वे. यस मैडम. थोड़ा और टाइम मतलब? ऐसे जरूरी थोड़ी ना है, लैंड बेचोगे तो कितना पैसा मिलेगा. टाइम मतलब कितना टाइम? वैसे तो बहुत बार स्टॉक बेचने को भी टाइम लगता है, नहीं लगता है? मैंने बोला करंट नॉन करंट करेंगे कैसे. और कोई कुछ बोलना चाहता है? डेलॉइट 2 बोलना चाहता है? 1 ने तो बोल दिया. If it can be easily converted into cash, we can classify it into current. Easily converted into cash. So let's have shares of Reliance Industries. What's your feeling? But it can be easily converted into cash. Come on, yaar.
We are changing everything now, isn't it? It can be easily converted into cash. First, answer that question. Yes or no? नहीं बिकेगा मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर्स, फिर तो इजीली कन्वर्ट होएगा कि नहीं कैश में? तो करंट बोल देता हूं मैं. हाँ, अरे you are realizing it now. That is okay. अब करंट नॉन करंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम तुम्हारे साथ, whether asset is current asset or a non current assets, उसके लिए शेड्यूल 3 पार्ट 1 या डिवीजन 1 4 कंडीशन दिया. कितना? 4 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो इट इज करंट एसेट. 4 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ देन इट इज अ नॉन करंट एसेट. उसी तरह लायबिलिटीज के लिए कितने कंडीशंस दिए? 4 कंडीशंस दिए. 4 में से कोई भी एक सेटिस्फाई हो गया करंट लायबिलिटी. 4 में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ और ये जो कंडीशंस दिए हैं फॉर एएस वो सेम कंडीशंस है इवन फॉर इंड एस. सेम कंडीशन. मतलब अगर एएस वाले अच्छे से पढ़े होते तो इंड एस वाले देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अब एएस वाले अच्छे से पढ़े नहीं है तो इंड एस वाले ही अच्छे से देखना पड़ेगा. देखो कितना ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुली डिफाइंड है. ध्यान से देखो. एंटिटी सेल क्लासिफाई एन एसेट एज करंट व्हेन it expect to realize the asset or sell or consume in normal operating cycle. ये पूरा का पूरा condition is applicable to debtors, receivables and inventory. बिकॉज या तो इन्वेंट्री में बेचेगा या तो उसको कंज्यूम करेगा. इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. सेकेंड, इट होल्ड्स एसेट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग. इधर मेरा करंट इन्वेस्टमेंट्स आएगा, where shares of Reliance Industry, though it may be convertible into cash easily, but the intention is to trade in it, so it is current. If intention is not to trade in it, then it is non-current. Hello. So second wala condition predominantly investment ko target karta hai. Third, it expect to realize the asset within 12 months after reporting period. अगर वो asset रिपोर्टिंग डेट से, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने में रियलाइज होने वाला है, कितने महीने में, देन इट इज अ करंट एसेट. एंड फोर्थ, द एसेट इज कैश और कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग यूज्ड फॉर 12 मंथ्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड. नॉर्मली कुछ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ऐसे कोई बैंक अकाउंट आ जाता है विच आर रिस्ट्रिक्टेड टू बी यूज, देन हम वैसे बैंक अकाउंट को कंसिडर नहीं करेंगे. अदरवाइज इन जनरल द रूल इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आर पार्ट ऑफ, इट इज आइदर ए और बी और सी और डी. इफ एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ देन इट वुड बी. ये समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हेलो. अब इसी 4 कंडीशन को लेके थोड़ा सा ट्वीक करके करंट लायबिलिटी को डिफाइन किया गया. व्हेन ए इट एक्सपेक्ट टू सेटल द लायबिलिटी इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल. याद रखो एसेट के केस में था रियलाइज इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, इधर है सेटल.
इधर आएगा क्रेडिटर्स पेबल्स. It holds primarily that liability for the purpose of trading. वहां भी वैसे था, यहां भी वैसे ही है. Third, the liability is to be settled within 12 months after. तो वहां भी वैसे ही था, asset to be realized within 12 months. अच्छा, वहां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था, यहाँ वो तो लॉजिक नहीं देगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का. यहाँ देखो, it does not have unconditional right to defer settlement of liability at least 12 months after reporting date. इसका मतलब the liability is payable on demand. सर payable on demand मतलब सामने वाला जब भी मांगेगा मेरे को उसको देना पड़ेगा. Predominantly your bank, OD, cash, credit satisfy this condition. Yes, bank ODs are generally repayable on demand. बैंक ने मांगा तो देना पड़ सकता है. हाँ, तो क्या बोलता है? It does not have unconditional right to defer the settlement for at least 12 months. मान लो तुम्हारा ऐसा एक लोन है जहां वो रीपेएबल तो ऑन डिमांड तो है, लेकिन तुम्हारे पास राइट है तुम उसको एटलीस्ट 12 महीने के लिए डेफर कर सकते हो. देन इट इज नॉट करंट, इट इज नॉन करंट. कॉन्सेप्ट समझ रहा है? यही 4 कंडीशन एएस में भी है और यही 4 कंडीशन इंड एएस में भी. अपने को खाली वो 12 महीना याद रहता है, या कुछ लोगों को ऑपरेटिंग साइकिल वाला याद रहता है. उससे कहीं ज्यादा है, उससे कहीं ज्यादा है. ये कॉन्सेप्ट समझ रहा है? हेलो, यस. अब इसमें कुछ टर्म्स आ रहे हैं. बराबर. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया ना एसेट के अंदर. तो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कैश, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कैश इक्विवेलेंट? एनीबडी कैन आंसर इट इफ दे नो इट. हाँ अंश बोलो. Sir, it includes cash, bank balance, and all the investments which are realizable within 3 months. Cash, bank balance and all investment realizable in 3 months. 3 months, or which Yes. are made in intention to realize in 3 months. Yes. Sorry, Ansh. Which firm? Bansi Mehta. बंसी मेहता. हाँ. ठीक है, ठीक है, मैंने सुन लिया. और कोई? और कोई? डेलॉइट टू. ऐसा कुछ? और कुछ? और कुछ? बस यही कैश इन कैश इक्विवेलेंट. और कोई? कुछ नहीं. अब तुम लोग ये समझो, तुम्हारा होमवर्क कल वाले लेक्चर के लिए, कल वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन देख के आना है. मिल जाएगा. AS3 का भी देखोगे तो सेम है. तो इंड एस तुम एस वाला भी ढूंढ के लाओगे तो चलेगा मेरे को. तो बोला सर अभी इंड एस तो हमको क्या मालूम नहीं. तो एस करना, तेरे को एस तो आता है ना, गलत फहमी है ना, एस आता है. हाँ, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बराबर. ये एक तुम करके आओगे. दूसरा, हेलो हेलो हेलो, दूसरा
प्रोविजन फॉर टैक्स एंड एडवांस टैक्स बैलेंस शीट में वेरियस सिनेरियो में कहाँ प्रेजेंट करते हो. इवन तुम मेरे को एएस वाला बताएगा तो भी चले, कोई टेंशन, कोई टेंशन. एंड तीसरा एफडी विथ बैंक्स. एफडी विथ इसका प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये तीन चीज का प्रेजेंटेशन बता सकते हो, कल ये करके आ सकते हो. यस, लिख लो अगर याद नहीं रहेगा. कर दिया? यस, we will close this lecture. We'll meet tomorrow.